So, hi everyone, this is me Dhruv and I am here to explain collision theory and activation energy. So, first of all, what is collision theory? Collision theory was first proposed by two scientists, Max Strauss and William Lewis, individually in the 1900s. So, collision theory states that for a chemical reaction to occur, the reacting particles must collide with each other. मतलब कि जो अगर किसी भी रिएक्शन को होना है तो उसके लिए जो रिएक्शन के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कोलाइड करना पड़ेगा। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी किसी भी रिएक्शन की वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि पहला तो पार्टिकल्स कितना सफिशिएंटली या एफिशिएंटली एक दूसरे से कोलाइड कर पा रहे हैं और दूसरा ये कि पार्टिकल्स कितना वेल ओरिएंटेडली एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। अगर तो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं लेकिन उनका ओरिएंटेशन सही नहीं होगा या फिर एनर्जी जितनी उनके कोलिजन की है वो सफिशिएंट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो मॉलिक्यूल है वो जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो उससे वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, उनमें इतनी एनर्जी आती है जिससे कि या तो वो बॉन्ड को तोड़ सके या फिर नया बॉन्ड बना सके। तो जैसा कि इस रिएक्शन में दिख रहा है A + BC गिव्स AB + C। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने एफिशिएंटली या फिर इतनी एनर्जी से कोलाइड करने चाहिए एक दूसरे से कि जो B और C के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाए और A और B के बीच में नया बॉन्ड बन जाए। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिशंस। तो मोर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट मोर विल बी द कोलिशंस। मतलब कि मॉलिक्यूल्स जितना डेंसली एक जगह पे प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा कोलिशंस होंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी जिस वजह से वो जल्दी मूव करेंगे और ज़्यादा विगरसली कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, जिससे कि बॉन्ड जो होगा वो जल्दी टूटेगा या फिर ज़्यादा लाइकली होगा कि जो बॉन्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी वो टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। सो नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर प्रोसीड करवाना है तो उसके लिए रिएक्टेंट्स को हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके बैरियर को ओवरकम कर सके और जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर सके। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी टर्म है वो 1989 में स्वीडिश साइंटिस्ट थे स्वांटे अर्हेनियस, उन्होंने टर्म किया था, उन्होंने कॉइन किया था। तो एनर्जी जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, उसका सोर्स क्या होता है? तो बेसिकली इसका सोर्स होता है हीट। वो हीट कहाँ से आएगी? तो जो मॉलिक्यूल्स है उसके सराउंडिंग में जो थर्मल एनर्जी होती है उससे जो है उनको हीट एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी फिर एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में काम आती है। इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको या तो किलो जूल पर मोल्स या फिर किलो कैलोरी पर मोल्स के फॉर्म में मेजर किया जाता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसे एक इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है जो कि है K = AE⁻⁻ EA/RT। इसमें जो सारे टर्म्स है उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, जैसे कि K रेट कांस्टेंट है, A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, EA इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में मेजर करेंगे यहाँ पर। फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है एनर्जी वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है। सिंस द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड वाइल द सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट अकर्स, मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इस वजह से इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। वेर एज इट विल बी एक्सोथर्मिक व्हेन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सिंथेसिस विल बी लोअर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कि अगर जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन में, इस वजह से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोलिजन थियरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।